हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो तरह की गति करती है। एक है परिभ्रमण, अपने अक्ष पर परिभ्रमण, जिसे कि घूर्णन कहते हैं, इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। दूसरी जो गति है पृथ्वी की वो है परिक्रमण, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, इसको इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। पहली गति के बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, यानी कि घूर्णन करती है। यह पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये अपने अक्ष पर बिल्कुल लट्टू की तरह पश्चिम से पूरब की दिशा में, पश्चिम से पूरब की ओर बिल्कुल लट्टू की तरह ये अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है, नाचती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी ऐसे जैसे लट्टू को आपने देखा होगा चक्कर लगाते हुए अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर, ठीक उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को इस तरह से अपनी ही धुरी पर एक चक्कर लगाने में, एक घूर्णन गति पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी ये जो घूर्णन गति करती है, इस घूर्णन गति की वजह से ही धरती पर दिन और रात होते हैं। वो कैसे? पृथ्वी जब अपनी धुरी पर ऐसे घूर्णन करती है तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता, यानी कि सूर्य के पीछे होता है, वहां रात होती है। पृथ्वी की इस घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा घूर्णन करते करते सूर्य के सामने आता है उस हिस्से पर दिन, और जो हिस्सा घूर्णन करते करते सूर्य के पीछे रह जाता है, जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, सनलाइट नहीं पड़ता है, उधर रात होती है, यानी कि वहां अंधेरा होता है, और जिधर दिन है उधर उजाला होता है, सनलाइट होती है, धूप होती है, प्रकाश होता है चारों तरफ। अब है ये दिन के विभिन्न चरण बताए गए हैं। एक चरण है उषा काल। ये वो समय होता है जब सूर्योदय होने से ठीक पहले, आपने गौर किया होगा कि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, सूर्य हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे मंद मंद चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है और वो प्रकाश की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। उस पल को, उस काल को कहते हैं उषा काल। फिर सूर्य उदय होता है, यानी कि सूर्य हमको गोल गोल लाल लाल पूर्व की दिशा में दिखना शुरू होता है। पहले थोड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर एक गोला सा सूर्य, लाल सूर्य हमको पूर्व की दिशा में दिखाई देता है, और धीरे धीरे वो लाल से सफेद होता चला जाता है। तो जिस वक्त वो लाल लाल सूर्य गोल गोल निकलता हुआ दिखना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते बढ़ते उसका काल, उस काल को कहते हैं सूर्योदय। सूर्योदय हो गया, सूर्य का रंग बदल गया, लाल से सफेद हो गया, सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, यानी कि अब दिन हो चुका है। सूर्य चढ़ते 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 हमारे सिर के ऊपर आता है। जब सूर्य की किरणें बिल्कुल हमारे ऊपर सीधी पड़ती हैं, और जब हमारी परछाई हमारे ही पैरों के नीचे बनती है, उस काल को कहते हैं दोपहर। उसके बाद सूर्य धीरे 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 पश्चिम की तरफ जाने लगता है, और हमारी परछाई की जो लंबाई अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो हम कहते हैं दोपहर बाद है। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सूर्य जो है पश्चिम में अब बिल्कुल लाल गोला हो गया है,
सफ़ेद से, और वो ऐसा लग रहा है कि अब धीरे 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 खत्म हो रहा है, उसका आकार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, यानी कि वो डूब रहा है। उस काल को कहते हैं सूर्यास्त। फिर आपने देखा होगा कि सूर्य अब दिखाई नहीं दे रहा, पश्चिम में पूरी तरह से डूब चुका है, लेकिन अभी भी प्रकाश छाया हुआ है, मंद मंद प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, और उस प्रकाश की मात्रा अब धीरे धीरे घट रही है। उस काल को कहते हैं गोधूली। उसके कुछ देर बाद ही चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और वो काल है रात। तो इस तरह से इस काल को हम लोग समझते हैं। दिन के इतने सारे काल हो गए। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और फिर वो पश्चिम की तरफ चलता हुआ नजर आता है, और पश्चिम में जाकर के वो अस्त हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह नाचती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह नाचती है। इसीलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा है, पर सच्चाई यह है कि सूर्य अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर है। सूर्य कोई गति नहीं कर रहा है, गति तो पृथ्वी कर रही है, अपनी ही धुरी पर, अपनी ही एक्सिस पर लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर नाच रही है। यह ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि हम बस में या ट्रेन में सफर करते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि सड़क के किनारे जितने भी खेत हैं, खलियान हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, खंबे हैं, वो सब के सब पीछे की तरफ भाग रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा एहसास होता है, पर सच्चाई ये है कि वो सारे के सारे खेत, खलियान, पेड़, पौधे, खंबे अपनी ही जगह स्थिर होते हैं। भाग तो आगे की तरफ हम रहे होते हैं गाड़ी में बैठकर। हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो बस है, हमारी जो कार है, वो आगे की तरफ भागती जा रही होती है, और वो बाकी सारी चीजें तो अपनी ही जगह रहती हैं। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हम खिड़की के बाहर देखते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो सब पेड़, पौधे, खेत, खलियान, खंबे वगैरह वो सब पीछे भाग रहे हैं। यह सिर्फ आभास होता है। ठीक इसी तरह सूर्य जो है वो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है, और हमें आभास होता है कि सूर्य हमारे चारों तरफ गति कर रहा है, यानी कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि ट्रेन आगे जाती है तो हमें लगता है बाकी सब पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। ठीक उसी तरह यहां भी है कि धरती घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो लगता है कि सूर्य घूम रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ। ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब है हम चर्चा करते हैं पृथ्वी के दूसरी गति की, वो है परिक्रमण, यानी कि रिवोल्यूशन। इस गति में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो भी एक अंडाकार पथ पर। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वह भी एक अंडाकार पथ पर, और सूर्य अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है। इसका अर्थ यह हो गया कि पृथ्वी ये दोनों ही गतियां साथ साथ करती है। एक तो वो अपनी ही धुरी पर लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर नाचती है, और लट्टू की तरह अपनी ही धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ नाचते हुए वो सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर भी लगाती है, एक अंडाकार पथ पर, और सूर्य जो है बिल्कुल केंद्र में पड़ा हुआ रहता है, केंद्र में स्थिर रहता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लेती है। इसीलिए हमारे साल में
365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। 6 घंटे जो लगभग हुए थे उसको छोड़ दिया जाता है। वहीं 6 घंटे 4 साल के बाद मिल करके 6 चौका 24 घंटे हो जाता है और 24 घंटे का एक दिन होता है। इसीलिए हर जो चौथा साल होता है वो लीप ईयर हो जाता है, यानी कि वो 366 दिन का हो जाता है। उस लीप ईयर में फरवरी जो सामान्य तौर पर 28 दिन का होता है, फरवरी का महीना, उस लीप वर्ष में वही फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है और साल में 365 की जगह कुल 366 दिन हो जाते हैं। इस तरह से अब ये गिनती पूरी हो जाती है। यहां पर एक बात और गौर करने लायक है, मैं पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि धरती जो है बिल्कुल सीधी नहीं है, वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। धरती पूरी तरह से सीधी नहीं है, वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर हम लोग वर्टिकल एक्सिस से बात करें तो धरती की जो धुरी है, धरती का जो अक्ष है, वो 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर बात करें तो पृथ्वी का जो अक्ष है यहां पर 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, हॉरिजॉन्टल के साथ 66.5 डिग्री के कोण पर और वर्टिकल के साथ 23.5 डिग्री के कोण पर। परंतु पृथ्वी का यह जो झुकाव है उसकी दिशा हमेशा फिक्स रहती है, स्थिर रहती है। उसके झुकाव की दिशा तो बिल्कुल भी नहीं बदलती। अब है कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती है तो उसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं और दिन के सभी पहरों के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। उषा काल क्या है, सूर्योदय क्या है, दोपहर क्या है, दोपहर बाद क्या है, सूर्यास्त क्या है, रात क्या है, गोधूली क्या है, ये सारी बातें अभी अभी मैंने आपको समझा दिया। ये धरती की घूर्णन गति के कारण होता है। लेकिन अब धरती की परिक्रमण गति के कारण और धरती का अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण हॉरिजॉन्टल के साथ 66.5 डिग्री के कोण पर और वर्टिकल के साथ 23.5 डिग्री के कोण पर हमारी धरती पर ऋतुएं होती हैं, सीजन्स होते हैं। और ये ऋतुएं सीजन कैसे होते हैं अब मैं ये आपको समझाता हूं। इसको समझाने से पहले एक बात अब याद कर लें हम लोग कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है जी, गोलाकार है। साइड से देखते हैं तो अंडाकार है और ऊपर और नीचे से देखते हैं तो कैसी है जी, संतरे के आकार की है, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग गोलाकार है। और यही धरती की अपनी एक्सिस है, अपनी धुरी है ना। और जब हम लोग इससे वर्टिकल से बात करते हैं तब ये धरती की जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और जब हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो ये झुकाव 66.5 डिग्री का है और ये झुकाव एक ही दिशा में निश्चित है। यह भी मैंने आपको बताया कि ये सूर्य है और सूर्य जो है अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर है, फिक्स है और धरती इसके चारों तरफ एक अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। 365 दिन और लगभग 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। धरती जो अपनी दूरी पर भी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और यहाँ पर जब परिक्रमा करती है तब भी वो पश्चिम से पूरब की ओर ही चक्कर लगाती है। ओके, अब है कि धरती जो है जब इस अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाती है ना, तब क्या होता है ये हमको समझना है। उसे समझने से पहले हम एक बार फिर से यहां पर आते हैं और एक चीज और आपको याद दिलाते हैं कि हमने पढ़ाया था कि एक काल्पनिक रेखा है, वृत्ताकार रेखा है जो धरती के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है ना, जिसको कि अक्षांश रेखा कहते हैं। और सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, वृत्ताकार होती है और ये
पूरी धरती को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। आधा बराबर का हिस्सा ऊपर, आधा बराबर का हिस्सा नीचे। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इसलिए आधा ऊपरी हिस्से को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और आधा निचले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आपको यह भी याद दिलाते हैं कि इससे 23.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं एक और अक्षांश रेखा है जिसको कि हम लोग, ये विषुवत रेखा थी, भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है और 23.5 डिग्री ये लैटिट्यूड है। इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये हमारे देश के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। 66.5 डिग्री के कोण पर यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है इसको कहते हैं मकर रेखा, है ना। और फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसी को नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री जो दक्षिणी जो अक्षांश है इसको कहते हैं साउथ पोल। सूर्य जो है वो इस मकर रेखा और इस कर्क रेखा के बीच में गमन करते रहता है ना। अब जो है सूर्य इस विषुवत रेखा पर 21 मार्च को होता है। इसके बाद सूर्य बढ़ते बढ़ते चला जाता है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर ये पहुंचता है 21 जून को, और फिर वहां से वो सूर्य विषुवत रेखा की तरफ चलना शुरू होता है, और फिर से दोबारा वो विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को पहुंचता है, और वहां से सूर्य गति करते करते मकर रेखा पे पहुंचता है। ये होता है 22 दिसंबर, और फिर यहां से सूर्य वापस उल्टा चलता है तो वही 21 मार्च को फिर से विषुवत रेखा पर पहुंचता है, फिर 21 जून को कर्क रेखा पर। और इस तरह से ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य गमन करता रहता है। जब सूर्य इक्वेटर पर होता है, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तब पूरी दुनिया में जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है, बिल्कुल एक बराबर होती है। पूरी दुनिया में जितने घंटे का दिन उतने ही घंटे की रात होती है, और होल वर्ल्ड में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक बराबर होती है। लेकिन जब वहीं सूर्य 21 जून को पहुंच जाता है कर्क रेखा पर, तब क्या होता है कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, गर्मी की ऋतु हो जाती है, जबकि इस दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, इसका ठीक विपरीत, यानी कि सूर्य की किरणें इधर कम पड़ेंगी और इधर ज़्यादा पड़ेंगी, तो इधर ग्रीष्म ऋतु हो गई, इधर शीत ऋतु हो गई। ठीक उसी तरह से जब सूर्य फिर वापस पहुंच जाता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर, तो फिर से दिन और रात बराबर हो जाते हैं पूरी दुनिया में। और जब सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है तब एक बार फिर से सूर्य की ज़्यादा किरणें किधर पड़ती हैं, दक्षिण गोलार्ध में पड़ते हैं, किधर ग्रीष्म ऋतु और इधर शीत ऋतु होती है। अब है कि जब सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर होता है, तब दिन और रात पूरी दुनिया में एक बराबर होते हैं। जब वो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य होता है, सूर्य की किरणें यहां पर बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक उसी तरह से जब सूर्य की 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है, उस वक्त दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। तो हमारा जो देश है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है, हमारे देश के ठीक बीच से होकर के
कर्क रेखा गुजरती है, तो हम लोग अपने देश के संदर्भ में अगर बात करें तो कुछ इस तरह से बात करेंगे कि 21 मार्च को हमारे देश में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, लगभग 12 घंटे का दिन और 12 ही घंटे की रात होती है। और यहाँ पर वसंत ऋतु होती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। लेकिन उसके बाद सूर्य जो है धीरे 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 कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, तो हमारे देश में धीरे 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 करके गर्मी बढ़ने लगती है। 21 जून को सूर्य यहाँ कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। तो जब 21 मार्च से सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, तब तक हमारे देश में धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है तो हमारे यहाँ पर जबरदस्त उस समय गर्मी पड़ रही होती है, सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा लंबत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ पर पड़ती है और सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। उसके बाद 21 जून के बाद सूर्य जो है फिर वापस लौटने लगता है मकर रेखा की तरफ, कर्क रेखा से। जैसे जैसे वो पहले विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते चले जाता है, वैसे वैसे तापमान अब हमारे यहाँ पर घटने लगता है, टेम्परेचर घटने लगता है, दिन का जो आकार है वो घटने लगता है, रात का आकार बढ़ने लगता है। और करते करते जैसे ही सूर्य 23 सितंबर को पहुंच जाता है विषुवत रेखा पर, तब एक बार फिर हमारे यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। यह सीजन यहाँ पर ऑटम सीजन होता है। समर सीजन अभी मैंने बताया था, जब 21 मार्च को यहाँ पर सूर्य था तो कहा था स्प्रिंग सीजन है, जब 21 जून यहाँ तो वो समर सीजन था। अब जब यहाँ आ गया तब हमारे यहाँ ऑटम सीजन हो जाता है। और फिर एक बार फिर से दिन घटते घटते और रात बढ़ते बढ़ते दोनों एक बराबर हो जाते हैं, और फिर से 23 सितंबर को दिन और रात दोनों हमारे देश में एक बराबर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सूर्य की जो गति है वो मकर रेखा की तरफ जारी रहती है, सूर्य मकर रेखा की तरफ बढ़ते जाता है। जैसे जैसे सूर्य मकर रेखा की तरफ जाता है, हमारे यहाँ टेम्परेचर घटता जाता है, दिन घटता जाता है, रात लंबी होती जाती है। और ऐसे करते करते जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंचता है, तब हमारे देश में सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात होती है और सूर्य हमसे काफ़ी दूर जा चुका होता है। उसकी किरणें हमारे यहाँ पर ज़्यादा तिरछी पड़ती है और कम पड़ती है, इसलिए अब हमारे यहाँ पर विंटर सीजन होता है। एक बार फिर से 22 दिसंबर के बाद सूर्य जो है मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ लौटने लगता है। जैसे जैसे लौटना शुरू होता है वैसे वैसे अब दिन बड़ा होने लगता है, रातें छोटी होने लगती हैं, जिसका पहली बार एहसास 25 दिसंबर को होता है। इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे वाले दिन बड़ा दिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो क्या होता है 22 दिसंबर के बाद जैसे जैसे कर्क रेखा की तरफ सूर्य बढ़ने लगता है, वैसे सब दिन बड़ा होने लगता है, रात छोटी होने लगती है, दिन बड़ा होने लगता है, रात छोटी होने लगती है, दिन बढ़ते बढ़ते रात घटते घटते फिर से जैसे ही सूर्य पहुंचता है 21 मार्च को यहाँ पर विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, तब दिन और रात दोनों फिर से बराबर हो जाते हैं। दिन बढ़ते बढ़ते रात घटते घटते 12-12 घंटे को जाते हैं और बराबर हो जाते हैं। और वैसे जैसे हमारे नज़दीक आ रहा था तापमान बढ़ता जाएगा, है ना। तो जो विंटर सीजन था वो यहाँ पर अब आकर के स्प्रिंग सीजन में बदल जाएगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस सूर्य की गति की वजह से कैसे दिन के और रात के आकार में परिवर्तन होता है। कभी दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, कभी रात बड़ी दिन छोटी, तो कभी दिन बड़ा रात छोटी, ये होता है। और कैसे ऋतुएं बदल रही हैं, कभी हमारे यहाँ पर स्प्रिंग है, कभी समर है, फिर कभी क्या कहते हैं उसको ऑटम है, और फिर विंटर है, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग है। इसी बीच में समर और ऑटम के बीच में हमारे यहाँ पर रेनी सीजन भी हो जाता है, मॉनसून सीजन हो जाता है। अब उसका कारण ये है कि हमारे देश के पास क्या है, जैसे अब हमारे देश की तरफ यहाँ से क्रॉस करोगे, नक्शा देखे होगे आप लोग, तो हिंद महासागर है, और उस गर्मी की वजह से वो उसका जल वाष्पीकृत होता है और वो हवाओं के साथ आता है। अब इस पर एक बार मानसून पर हम लोग अलग से पूरी गहन चर्चा करेंगे।
अलग से उस विषय पर हम लोग पढ़ेंगे, तब ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे और खूब अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। अभी फिलहाल यही कहूँगा कि समर और ऑटम के बीच में रेनी सीजन होता है हमारे यहाँ पर, ये बताया, यहाँ पर आपको ये समझाया। अब यहाँ पर जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बीच में सूर्य है और मैंने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाती है ना, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, अपनी धुरी पर लट्टू की तरह नाचते हुए वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और धरती का ये जो झुकाव है इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 66.5 डिग्री और वर्टिकल 23.5 डिग्री ये झुकाव बना रहता है और इसकी दिशा लेकिन एक जैसी रहती है। तो धरती का झुकाव ऐसे है। अब देखिए, जब यहां पर हमारी धरती पहुंचती है इस जगह पर 21 जून को, तो उस झुकाव के कारण क्या होता है कि लगभग दोनों ही जो ध्रुव हैं, यानी कि दोनों ही जो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, सूर्य से लगभग समान दूरी पर होते हैं और सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही होती, इसीलिए पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। अब जैसे ही यहां से धरती यहां आती है तो यहां पहुंच जाती है ये 23 सितंबर को, ये 21 जून था, सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैं यहां पर। यहां जब धरती पहुंची थी 21 जून को, है ना, तो धरती का झुकाव ऐसे था ना। एक बार फिर से मैं आपको यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ गलत निकल गया था मुंह से बाय मिस्टेक। तो धरती जब यहां पर थी तो वो तारीख थी 21 जून। कौन सी तारीख थी? 21 जून। और यहां आपको दिखाया कि धरती का झुकाव ऐसा है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध जो है धरती का, वो सूर्य के ज्यादा नजदीक आ गया और ये दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर हो गया, यानी कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी, क्योंकि वो सूर्य से काफी दूर हो गया, है ना। पर धरती ऐसी झुकी हुई है, जैसे धरती अब यहां पहुंचती है 23 सितंबर को यहां पर पहुंच रही है, तो धरती का झुकाव तो निश्चित है ना, इधर ही है, झुकाव नहीं बदल रहा है। अब क्या है कि दोनों ही गोलार्धों की जो दूरी है सूर्य से एक बराबर है ना, इसलिए पूरी दुनिया में दिन और रात क्या होते हैं, एक बराबर हो जाते हैं, दिन और रात की अवधि एक बराबर हो जाती है। फिर धरती ऐसे चक्कर लगाते 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 अब यहां पहुंच गई, है ना। धरती यहां पहुंच गई। यहां जब पहुंचती है तो वो तारीख होती है 22 दिसंबर की। तारीख क्या होती है? 22 दिसंबर की होती है। तो धरती जब यहां पर पहुंच गई, अब अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसकी दूरी सूर्य से बढ़ गई और दक्षिण गोलार्ध की दूरी सूर्य से घट गई, यानी कि सूर्य की अधिकांश जो किरणें हैं दक्षिण गोलार्ध में पड़ेंगी और सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? मकर रेखा पर, और तिरछी किरणें ही सूर्य की पड़ेंगी उत्तरी गोलार्ध में और कम पड़ेंगे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अब शीत ऋतु हो जाएगी और यहां पर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। इसी तरह से सूर्य गति करते 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 फिर यहां पहुंच जाएगा कब? 21 मार्च को। और धरती का झुकाव कैसे है जी? ऐसे है, यानी कि दोनों ही गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण, दोनों ही गोलार्धों की दूरी सूर्य से एक बराबर होगी, इसलिए यहां पर दिन और रात पूरी धरती पर एक बराबर होंगे। इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। जब दिन और रात दोनों की अवधि एक बराबर होती है तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स साल में 2 बार लगता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो हमने देखा कि सूर्य की जो ये गतियां हैं उनकी वजह से कैसे ऋतुएं बदल रही हैं और दिन और रात की अवधि में परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहां पर अब समाप्त होता है। इसको आप खूब अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, बुक से भी चैप्टर को वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको याद करें। हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसको जरूर नोट करें, उसके क्या आंसर होंगे उसको भी नोट करें, और चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनका भी आंसर्स नोट करें।
कहीं कोई परेशानी हो तो कॉल या SMS या व्हाट्सएप करना मुझे ना भूलें। नंबर आप सभी के पास मेरा होगा। थैंक यू।